हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने क्लास 11th के फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेस में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग किस तरीके से होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है वेदरिंग। वेदरिंग इज एन एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल। वेदरिंग क्या होता है? देखो, बेसिकली जो क्रैक्स या फॉल्ट्स डेवलप होते हैं ना, उसी से ये आगे हमें देखने को मिलेगा। देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस विच within weathering which act either individually or together to affect the earth material in order to reduce them to fragmented state. देखो, बेसिकली वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक थ्रू द एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्या हो रहा है? जैसे कंटिन्यूसली सनलाइट आ रही है ना, कंटिन्यूसली सनलाइट आ रही है, तो ये देखो, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये शेप ऐसे ही थोड़ी बन गया है। ये शेप क्या है? कंटिन्यूसली यहाँ पे सनलाइट है ना, यहाँ पे वाटर है ना, तो इन सब का जो कंटिन्यूस ऐसे कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला होगा। ये जो शेप हमें ऐसे देखने को मिल रही है, फिर या फिर हम बात करें कुछ हमें ये जो शेप देखने को मिल रही है, ये ऐसे ही थोड़ी बन गई है। ये इन्हीं सारे एक्सोजेनिक फैक्टर्स या एक्सोजेनिक एजेंट्स की वजह से, इनके कंटिन्यूसली काम होने की वजह से ऐसे जो डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है ना, ये सारे अलग अलग हो रहे हैं। ये अलग देखने को मिल रहा है, फिर ये अभी हमें अलग ऐसे देखने को मिल रहा है। ये सब क्यों देखने को मिल रहा है? ये वेदरिंग का इम्पैक्ट है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहा जा रहा है? यहाँ ये कहा जा रहा है केमिकल डिकम्पोजिशन हो या फिर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो। भाई, मैकेनिकली तो ये अलग अलग हुए, मैकेनिकली या फिजिकली अलग अलग हो गए है ना, या केमिकल डिकम्पोजिशन हो, केमिकली ये खत्म होने लग गए। जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इससे केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया। ये देखो, ये क्या देखने को मिल रहा है? ये ऐसे इस तरीके से जो फॉल्ट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, ये सब क्या है? ये सब केमिकल डिकम्पोजिशन से हमें देखने को मिल रहा है या फिर फिजिकली हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें, ठीक है। As very little or no motion of material takes place in weathering, it is an in situ or on situ process. ठीक है। Weathering processes are conditioned by many complex geological, climatic, topographic and vegetative factor. Climate is of particular importance. ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? वेदरिंग के अंदर जो दो सबसे काम की चीजें हैं, वो कौन कौन सी है हमारे पास में? वेदर कह दो या क्लाइमेट कह दो, ठीक है ना। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर तो डे टू डे, और क्लाइमेट एक ओवर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के अंदर जो आप वेदर को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके फिनोमेना को, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो क्लाइमेट होता है। तो वेदर जो आप डे टू डे में आप देखते हो ना, वेदर में चेंजेस आते हैं। सुबह शाम में जो चेंज आ रहा है ना, हर 2-5 घंटे में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो वेदर में चेंज है। क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपने पूरे वेदर को जो एक्यूमुलेटिव स्टडी करी है, उसका जो सारा डेटा लिया है, वो क्लाइमेट के अंदर आ जाएगा। Not only weathering processes differ from climate to climate, है ना, but also the depth of the weathering mental। भाई, किस तरीके से उसकी वेदरिंग होगी, कितनी जल्दी होगी, कितनी स्लो होगी, उन सब चीजों को हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट जो देखते हैं, वो किस में देखते हैं? वो देखते हैं अपन वेदरिंग के अंदर, है ना। तो वेदरिंग में क्लाइमेट का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चलो आ जाओ भाई, अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अगर हम बात करें, इसको अभी हम समझेंगे। पहले आओ देखो भाई, वेदरिंग जो होती है, ठीक है ना, वेदरिंग जो होती है उसके क्या है? 3 मेजर तरीके होते हैं, एक केमिकल, एक फिजिकल, एक बायोलॉजिकल। कोई भी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा, जिस भी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा ना, वो किस तरीके से होगा? उसके 3 तरीके हो सकते हैं, एक तो केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल या मैकेनिकल एक ही बात है, ठीक है। मतलब बेसिकली उसके अंदर सबसे पहले क्या होंगे? क्रैक्स डेवलप होंगे। क्रैक्स डेवलप होंगे या वो सेपरेट होना स्टार्ट हो करेगा। सबसे ज्यादा बढ़िया टर्म तो आप क्रैक को ही ध्यान रखो। क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन हम सेपरेशन के ऊपर भी आगे जाएंगे। तो क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट होंगे। तो क्रैक कैसे डेवलप होंगे? या तो वो कोई केमिकल रिएक्शन से हो सकता है, या वो कोई फिजिकल फैक्टर से हो सकता है, या वो कोई बायोलॉजिकल फैक्टर से हो सकते हैं, ठीक है। अब केमिकल फैक्टर्स क्या है? जैसे मान लो कि भाई, है ना, कोई भी केमिकल फैक्टर है कि बारिश हो रही है, बारिश के साथ में जो कोई भी गैसेज हैं या वाटर हैं, उन सब का जो एक केमिकली इम्पैक्ट पड़ रहा है कोई रॉक के ऊपर, वो हो सकता है ना। या फिर उस रॉक के मिनरल है, वो उसके साथ में जो रिएक्शन कर रहे हैं प्रेजेंट आसपास का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग, तो वो भी हो सकता है। चलो देखते हैं। वेरी रेयरली डज एनी वन ऑफ दीज प्रोसेस एवर ऑपरेट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ, बट क्वाइट ऑफन अ डोमिनेंस ऑफ वन प्रोसेस कैन बी सीन। अब देखो क्या होगा कि अगर हम देखेंगे ये कंप्लीटली केमिकल वेदरिंग से हुआ है, अगर अपन ये कहना चाहें कि ये जो प्रोसेस हुआ है ना, ये कंप्लीटली केमिकल वेदरिंग से हुआ है, भाई केमिकल से ही हुआ है, तो ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोसेस अकेला अपने आप में नहीं चलता है। जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होता है वो किसी और प्रोसेस के साथ में हो रहा होगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा होगा? केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। ये तीनों ही एक साथ में काम कर रहे होंगे, केमिकल,
फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, ये तीनों फैक्टर्स यहाँ पे काम करेंगे। पर ये हो सकता है डोमिनेंस किसकी हो, केमिकल फैक्टर की हो, इनकी डोमिनेंस बहुत कम हो, ये कम काम कर रहे हो यहाँ पे। जिसकी ज्यादा डोमिनेंस है, जिसको जो फैक्टर ज्यादा यहाँ पे काम कर रहा है या जिसकी डोमिनेंस है, उसको हमने क्या कह दिया, नाम दे दिया कि भाई इसकी वजह से हो रहा है इरोजन। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो केमिकल वेदरिंग का इम्पैक्ट हमने यहाँ पे क्यों नाम दिया, काम तो तीनों ही कर रहे हैं, लेकिन जिसका ज्यादा इम्पैक्ट है, जिसका ज्यादा बड़ा रोल है, उसका नाम आ गया। ओके, फिर केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है देखो अब इसके, अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस विज, कौन कौन से प्रोसेस हैं भाई जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक है सॉल्यूशन, एक कार्बोनेशन, एक हाइड्रेशन, एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये पूरा एक ही है। एक्ट ऑन द rocks of to decompose, dissolve and reduce them to a fine plastic state through chemical reactions by oxygen, surface and soil and water and other acids. Okay, water and air, oxygen and carbon dioxide along with the heat must be present to speed up all the chemical reactions. Over and above the carbon dioxide present in the air, decomposition of plants and animals increase the quantity of carbon dioxide underground. These chemical reactions on various minerals are very much similar to the chemical reactions in a laboratory. देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, अभी हम एक एक करके इतने बढ़िया से आराम से समझेंगे, इनको टेंशन नहीं लेना है। देखो पहले क्या था, एनसीईआरटी के अंदर ये सारे जो प्रोसेस थे ना, ठीक है, चारों प्रोसेस केमिकल वेदरिंग के, ये चारों अलग से एक्सप्लेन किए थे। सॉल्यूशन, फिर कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये चारों अलग से एक्सप्लेन किए थे। फिर जब से सिलेबस रैशनलाइज हुआ है, उसके बाद से ये चारों प्रोसेस को बस इतना ही खत्म कर दिया। लेकिन आपको केमिकल वेदरिंग के ऊपर अच्छी कमांड हो जाए, उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं आपके लिए अलग से इमेजेस लेके आया हूँ और इन ब्रीफ में आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट आपका केमिकल वेदरिंग वाला जो पूरा प्रोसेस है ना, ये दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से फिर फिजिकल वाले के अंदर भी मैंने यही काम किया है और बायोलॉजिकल में भी हम यही करेंगे। ठीक है, तो आपको ताकि वेदरिंग के अंदर केमिकल वेदरिंग कुछ भी आ जाए ना, आप आराम से ढंग से क्लियर रहो, आप इन छोटे छोटे फैक्टर्स को भी आप आराम से भूलो नहीं। ठीक है, ओके, तो अब आगे चलते हैं। इस डायग्राम के ऊपर हम अभी आएंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी बता ही देता हूँ, है ना, फिर रह नहीं जाए। क्लाइमेटिक रिजिम्स एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल, देखो बेसिकली क्या होता है, अलग अलग क्लाइमेट में किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब है क्या, जैसे मान लो कहीं पे क्या है टुंड्रा, या कहीं पे मान लो सेमी डेजर्ट, या कहीं पे ट्रॉपिकल, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन से आपको ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल रही है। अब क्या होगा, वहां पे जो भी रॉक है उसका डिसइंटीग्रेशन या डेनुडेशन जो आप कह रहे हो, वो किस रेट पे होगा, वो अलग अलग होगा। देखो कहीं पे ट्रॉपिकल है तो उसके अंदर फ्रेश रॉक जो है, मतलब एकदम जो आपको कहते हैं ना नई रॉक जो देखने को मिलेगी, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में देखने को मिलेगी, है ना। सेमी डेजर्ट के अंदर आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, टीपी के अंदर आपको अलग रेट पे देखने को मिलेगी, है ना, और टुंड्रा के अंदर आपको अलग रेट पे देखने को मिलेगी, फिर टाइगा पॉटसॉल में आपको अलग देखने को मिलेगी। कारण क्या है, कहीं पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम है टुंड्रा में, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन थोड़ा ज्यादा है, स्टेपी के अंदर थोड़ा जाते जाते कम हो रहा है, सेमी डेजर्ट में फिर और कम हो गया, और उसके बाद में फिर ट्रॉपिकल के अंदर प्रेसिपिटेशन और ज्यादा हो गया, यानी बारिश ज्यादा हो गई। इसके साथ साथ एक फैक्टर जो यहाँ पे और काम कर रहा है उसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो देखो टेम्परेचर के अंदर देखें, टुंड्रा के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे राइज करना शुरू होगा, टाइगा के अंदर फिर और आगे आएगा, है ना, उसके बाद में स्टेपी के अंदर थोड़ा सा मॉडरेट चल रहा है, फिर सेमी डेजर्ट में देखोगे तो राइज करना शुरू कर दिया है ना, फिर सवाना के अंदर देखोगे तो आपके पास में और राइज करना शुरू हो गया है, ट्रॉपिकल के अंदर आपको और राइज करता हुआ दिख रहा है। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का कॉम्बिनेशन, ये क्या कर रहा है, रॉक के डिसइंटीग्रेशन को इम्पैक्ट कर रहा है कि भाई फ्रेश रॉक कहीं पे जल्दी मिल रहा है, डिसइंटीग्रेशन ज्यादा हो रहा होगा, जल्दी हो रहा होगा, कहीं पे फ्रेश रॉक नीचे मिल रहा है, इसका मतलब डिसइंटीग्रेशन स्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें इस डायग्राम से समझनी है। ये देखो यहाँ पे हमने बात भी करी थी, ये एक्सोजेनिक प्रोसेस में कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट दैट कंट्रोल वेरियस प्रोसेस, ये हमने पहले यहाँ पे बात भी करी थी। ठीक है, तो एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर, एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर ही तो हम डेनुडेशन को पढ़ रहे थे ना, इसी के अंदर तो हम डेनुडेशन को पढ़ रहे थे। तो अब डेनुडेशन के अंदर क्या, टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन को अभी हम समझ रहे हैं। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, डेनुडेशन में चार हमारे पास में चीजें थी, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन को वैसे साथ ही रख लिया है ना, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे साथ ही रख लिया है। देखो ये रहा, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन को साथ ही रख लिया है। तो वेदरिंग, अभी इस वेदरिंग को हम पढ़ रहे हैं कि भाई वेदरिंग भी कितने टाइप की होती है, एक केमिकल, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल।
ठीक है। अब इस केमिकल के हम अलग अलग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम इसके अलग अलग टाइप पढ़ने जा रहे हैं। भाई केमिकल के अंदर भी सॉल्यूशन आ जाएगा, कार्बोनेशन आ जाएगा, है ना। इस तरीके हम अब इसके टाइप पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ही केमिकल कंप्लीट, देन हम आएंगे फिजिकल में, फिर हम आएंगे बायोलॉजिकल में, तब जाके हमारा वेदरिंग वाला पार्ट पूरा होगा। फिर हम आएंगे मास मूवमेंट के अंदर, फिर मास मूवमेंट को पढ़ने के बाद में फिर आएंगे हम इरोजन ट्रांसपोर्टेशन में। ये जब तीनों हो जाएंगे, इसका मतलब हमने क्या, डेनुडेशन को कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो यानी डेनुडेशनल प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। समझ रहे हो बात को। तो अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम वेदरिंग के फर्स्ट पार्ट को समझने जा रहे हैं, जो केमिकल वेदरिंग है। ओके, तो ये हमने कर लिया। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम वापस से। अब हमारा केमिकल वेदरिंग बाय सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो इसके अंदर फर्स्ट पोर्शन हमें दिया हुआ था सॉल्यूशन वाला, इसको हम देख रहे हैं केमिकल वेदरिंग में। देखो केमिकल वेदरिंग में जो हम सॉल्यूशन की बात करें, क्या होगा कि यहाँ पे कोई नेचुरल जो सॉल्यूशंस हैं वो कुछ बनेंगे और उनकी वजह से रॉक का डिकम्पोजिशन होगा। अब वो कैसे होगा, वो देखो यहाँ पे इस वजह से होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे रेन हो रही है ना, रेन हो रही है। अब इस रेन के साथ में क्या होगा, रेन के अंदर कुछ मान लीजिए गैसेज हैं एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, सन काम कर रहा है। तो सन काम कर रहा है मतलब यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन सब के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे इसकी वेदरिंग शुरू हो जाएगी। मेजरली हम किसके अंदर बात करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर। व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एसिड्स, द वाटर और एसिड विद डिसॉल्व्ड कंटेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लो अब क्या करें कि हम कोई भी ऐसी चीज को लें और उसके अंदर वाटर को मिला दें, है ना। वाटर को मिलाने के बाद में जो पूरा लिक्विड हमारे पास में है वो सॉल्यूशन ही तो कहा जाता है केमिस्ट्री में। Soluble rocks forming minerals like nitrate, sulfates and potassium are affected by the process। अब मान लो ये जो रॉक बना हुआ है उसके अंदर क्या हो, नाइट्रेट हो, ठीक है, सल्फेट हो एंड पोटेशियम हो। भाई एक हमने बात करी थी, एक जो रॉक होता है वो क्या है, अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है, उसके मिनरल्स का कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। तो अगर ये रॉक जिसके अंदर नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम का हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही वाटर आके गिरेगा, है ना, एनवायरनमेंट की कुछ जो गैसेज होंगी उनके साथ में ये क्या करेगा कि अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन कर लेगा। या फिर हम कहें वाटर ही अपने आप में नाइट्रेट के साथ में आकर के रिएक्शन कर लेगा, या वाटर ही सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर लेगा एंड पोटेशियम के साथ में रिएक्शन कर लेगा। इसकी वजह से इसका डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, इसकी वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये टूटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये क्रैक्स जो डेवलप हुए हैं वो क्यों हुए, वो इस वजह से हुए क्योंकि ये रॉक शायद नाइट्रेट, सल्फेट या पोटेशियम का बना हुआ होगा। यहाँ पे वाटर आया होगा, वाटर के कंटिन्यूसली प्रेजेंस से, कंटिन्यूस प्रेजेंस का मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हुआ होगा, तो उसके बाद में जाकर के इसकी ये कंडीशन हो गई है। केमिकली इसको हम वेदरिंग हो गई है। केमिकल वेदरिंग में क्या इसका रीजन रहा था, सॉल्यूशन इसका रीजन रहा था, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज को नहीं भूलना है कि जब यहाँ पे वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ ये केमिकल वेदरिंग ही नहीं हो रही है, इसके साथ में यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग भी हुई होगी, इसके साथ में यहाँ पे बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हुई होगी, लेकिन इनका प्रोपोर्शन कम रहा होगा। ज्यादा फैक्टर किसका रहा होगा, केमिकल वेदरिंग का रहा होगा। तो केमिकल वेदरिंग में भी कौन सा स्पेसिफिक प्रोसेस हुआ होगा, सॉल्यूशन का प्रोसेस हुआ होगा। आई नो कि थोड़ा सा डेप्थ में हो गया है, लेकिन ये जरूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। याद भले ही ना रहे लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, ताकि आप इस पूरे जियोमॉर्फिक वाले चैप्टर को, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के पूरे चैप्टर को आप अच्छे से माइंड में इमेजिन कर पाए कि हाँ हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या चीजें थी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, उसके बाद में है केमिकल वेदरिंग बाय कार्बोनेशन, जो हमारे पास में यहाँ पे सेकंड पॉइंट था, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट था कार्बोनेशन, इस कार्बोनेशन को अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्बोनेशन के अंदर क्या है कि वहां पे एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रेजेंट गैसेज हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, इस एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग गैसेज प्रेजेंट होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये दोनों क्या है एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। अब रेन हो रही है, रेन के अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। सिर्फ वाटर पहले क्या नाइट्रेट के साथ में मिल रहा था, या सल्फेट के साथ में मिल रहा था, या फिर पोटेशियम के साथ मिल रहा था, तब बना था सॉल्यूशन वाला, जो अभी हमने लास्ट बात करी है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, वाटर जो था, है ना, वाटर किस किस के साथ में मिल रहा था, नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम के साथ में क्या मिल रहा था, वाटर मिल रहा था। वाटर इनके साथ ऐड होकर के सॉल्यूशन वाली कंडीशन बना रहा था। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट प्रेजेंट है, ये वाटर के साथ में हवा में ही रिएक्शन कर लेगी। ये हवा में रिएक्शन करके क्या करेगी, वहां पे रॉक के ऊपर आएगी और रॉक के ऊपर आके अंदर उसके बैठ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ में, वाटर मतलब H2O, है ना, वाटर मतलब H2O, ये दोनों आकर के मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, कार्बोनिक बना देंगे। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एक वीक एसिड होता है जो क्या काम करता है, रॉक को डिकम्पोज करने का काम शुरू कर देता है या रॉक की वेदरिंग को शुरू कर देता है। ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे रॉक के ऊपर आकर के गिरेगा, यानी यहाँ पे क्या शुरू होगी, केमिकल वेदरिंग। एक केमिकली तो बना हुआ आ गया कार्बोनिक एसिड, ये एक एसिड है ना, कैसा एसिड है, वीक एसिड है। कैसा एसिड है, एक वीक एसिड है। तो ये क्या करेगा, जैसे रॉक के ऊपर आया, एक केमिकल रॉक के ऊपर आया, यानी केमिकल वेदरिंग स्टार्ट हो गई। और ये जो केमिकल वेदरिंग स्टार्ट हुई है, अब ये क्या करेगी, इसको डिकम्पोज कराना शुरू कर देगी। ये देखो, ये आपको जो देखने को मिल रहा है, ये क्या हुआ है, ये अलग अलग ऐसे ऐसे जो पूरे ब्लॉक्स बन गए, ये क्यों हुआ ऐसे अलग, यहाँ पे क्या काम कर रहा था, कार्बोनेशन काम कर रहा था। तो कार्बोनेशन की वजह से यहाँ पे ये चीजें अलग होनी शुरू होगी। देखो ये यहाँ पे क्लाउड्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, क्लाउड से क्या हुई होगी, रेन। रेन क्या है, वाटर है, H2O। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर आपको पता है क्या गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2O, ये दोनों मिल गए, मिलने के बाद में इन दोनों ने क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड क्या हुआ, यहाँ पे रॉक के ऊपर आकर के गिर गया। ठीक है, कार्बोनिक एसिड इस रॉक के ऊपर आकर के नीचे गिर गया। जैसे वो यहाँ पे आकर के गिरा, ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में ये हमें चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कार्बोनेशन की वजह से हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेशन की। तो हाइड्रेशन किस तरीके से हुआ है, ठीक है, ये देखो हाइड्रेशन आपको देखने को मिल रहा है ना, ये देखो इसके अंदर अलग अलग सी ये लेयर्स देखने को मिल रही है, ये अलग लेयर, ये अलग लेयर, है ना, ये ऐसे लेयर्स, लेयर्स के फॉर्म में अलग से जैसे टूटना शुरू कर दिया ये, है ना। तो हाइड्रेशन इज द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, है ना, इज द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, मिनरल्स टेक अप वाटर एंड एक्सपैंड। क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे कंटिन्यूसली रेन वगैरह हो रही है ना, तो रेन की वजह से अब इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे जो पोर्स हैं, इन पोर्स के अंदर वाटर अंदर आकर के बैठ जाएगा। जैसे ही वाटर अंदर आकर के बैठेगा, साथ में सन है, तो अब वो अंदर चला जाएगा वाटर, उसके बाद में सन क्या करेगा, उस वाटर को इवेपोरेशन के बाद में वापस ले लेगा, है ना, एनवायरमेंट में वापस इवेपोरेशन से चला जाएगा। तो क्या हुआ, रॉक के अंदर गया पहले वाटर, उसके बाद में वापस निकल गया, तो मॉलिक्यूल्स जो थे, जो वहां पे पहले से मिनरल्स थे, वो क्या हुए, कंप्रेस हुए, एक्सपैंड हुए, कंप्रेस हुए, एक्सपैंड हुए। ये प्रोसेस चलता रहेगा तो क्या होंगे, मिनरल्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा। मिनरल्स के बीच का बॉन्ड वीक होने से क्या होगा कि वहां पे वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो ये रॉक कहीं पे कैल्शियम वगैरह का बना हुआ है ना, कैल्शियम वगैरह का बना हुआ, तो क्या होगा कि जैसे रेन यानी वाटर यहाँ पे अंदर आकर के बैठा, है ना, वो एक्सपैंड हुआ, कैल्शियम के साथ में उसने रिएक्शन कर लिया और वहां पे क्या कर लिया, उसने हाइड्रेशन का प्रोसेस कर देगा। ठीक है, एक्सपैंड हो जाएगा, कुछ नई चीज बना देगा। तो यहाँ क्या है, कैल्शियम सल्फेट टेक्स इन वाटर एंड टर्न्स इनटू जिप्सम। तो इस तरीके से जिससे कैल्शियम रहा, उस वो वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो भी एक्सपैंड होगा, फिर वापस इवेपोरेशन से कॉन्ट्रैक्ट होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये चीज चलती रहेगी। तो अब ये क्या करेगा, जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जो जिप्सम वगैरह देखने को मिलता है ना, वो किस तरीके से बना है, वो कैल्शियम की रॉक से बना है। लेकिन कैल्शियम की रॉक से कब बना, वहां पे हाइड्रेशन का प्रोसेस हुआ। और हाइड्रेशन का प्रोसेस क्यों हुआ, इस वजह से हुआ। द वॉल्यूम चेंजेस इन मिनरल्स ड्यू टू हाइड्रेशन विल ऑल्सो हेल्प इन फिजिकल वेदरिंग थ्रू एक्सफोलिएशन एंड ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो ये जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन उसको हम कहते हैं। ठीक है, और एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन का मतलब ये लेयर्स बाय लेयर्स, है ना। एक्सफोलिएशन क्या होता है, लेयर्स के फॉर्म में टूटना, ये एक्सफोलिएशन मतलब क्या, लेयर्स के फॉर्म में, लेयर्स के फॉर्म में टूटना। जैसे यहाँ देख रहे हो ना, ये आपको लेयर्स अलग अलग होती दिख रही है, ये एक अलग लेयर है, ये अलग हो रही है, ये एक अलग लेयर है, ये उतर जाएगी, उसके बाद में नीचे वाली ये लेयर आ जाएगी, ये उतर जाएगी, उसके बाद में ये नीचे वाली आ जाएगी। ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड है, फिर इसके नीचे और है, ये थर्ड है। तो इस तरीके से ये नीचे वाली, ये वाली फोर्थ है। तो ऐसे क्या हो रहा है, अलग अलग आपको लेयर्स के फॉर्म में भी टूटता हुआ दिखता है। क्यों टूटता हुआ दिख रहा है, वाटर अंदर आया, अंदर आके बैठ गया, उसके बाद में इवेपोरेशन से वापस वो उड़ गया, तो क्या हुआ, केमिकल पहले अंदर आकर के बैठा था, एक्सपैंड और कंप्रेशन वाली चीज हुई, एक चीज वो। दूसरा, अगर ये मान लो कैल्शियम वगैरह जैसी चीजों से बनी हुई होगी, तो वो क्या करेगा, वाटर के साथ मिलके ओवर द टाइम क्या बना देगा, जिप्सम बना देगा उसको, तो उसका कन्वर्जन भी हो जाएगा। तो जब कन्वर्जन हो रहा होगा, है ना, या वाटर यहाँ पे अंदर आकर के बैठेगा, तो वो क्या करेगा, इसके वॉल्यूम को चेंज कर देगा, वॉल्यूम को चेंज कर देगा, वॉल्यूम उसका चेंज हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम चेंज हुआ, यहाँ पे क्या होने शुरू हो जाएगा, जो बॉन्ड पहले जितना टाइट बंधा हुआ था उतना टाइट नहीं रहेगा, उसके वॉल्यूम में भी चेंजेस आने के बाद में वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना,
या फिर एक्सफोलिएशन जो लेयर्स के फॉर्म में टूटना क्या होना, हाइड्रेशन का एक एग्जांपल हमें मिलता है। ओके देखो, द प्रोसेस बाय विच लेयर्स ऑफ रॉक ग्रेजुअली ब्रेक ऑफ, ये देखो ये आपको एक अलग लेयर है जो है ना, ये पूरी एक अलग लेयर अलग होते हुए दिख रही है, ये पूरी एक लेयर अलग होती दिख रही है, ये सब क्या है, एक्सफोलिएशन है। तो एक्सफोलिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लेयर बाय लेयर चीज डिसइंटीग्रेट होती है या वेदरिंग होती है। तो वेदरिंग के अंदर ही हमने क्या पढ़ लिया, एक्सफोलिएशन वर्ड को भी आज एक पढ़ लिया, ठीक है। ओके ये देखो यहाँ पे है ना, इसके अंदर भी क्या है, ये आपको अलग अलग ऐसे ये लेयर्स दिखाई दे रही है ना, ये अलग अलग यहाँ पे क्या है, लेयर्स हैं ये सारी। तो ये लेयर्स के फॉर्म में यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक्सफोलिएशन कर रहा है, ये एक्सफोलिएशन कर रहा है। तो एक्सफोलिएशन की वजह से ऐसा ये डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। ओके तो इस सबको आप क्या कहोगे, एक्सफोलिएशन हो रहा है यहाँ पे। देन हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। अब देखो ये रेड रेड सा दिख रहा है ना, ये रेड रेड क्यों हो गया, ये हमें रेडिश दिख रहा है, रेड जैसा क्यों दिख रहा है, रेड इसीलिए दिख रहा है कि भाई इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई आयरन कंटेंट रहा होगा, भाई आयरन प्रेजेंट रहा होगा, है ना। आयरन या आयरन के जो सेम जैसे निकल वगैरह हैं या कुछ कोबाल्ट वगैरह हैं वो रहे होंगे, कुछ ऐसी चीजें नहीं होगी जो नो डाउट कि फेरस मिनरल्स रहे होंगे यहाँ पे, तो उसकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑक्सीडेशन मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोनेट, है ना। तो क्या है यहाँ पे जो भी मिनरल है ना, उस मिनरल के साथ में ऑक्सीजन और उसके साथ में वाटर, तो उसका ऐसा है। अच्छा सबसे सिंपल सी चीज, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपके घर पे कोई आयरन की रॉड पड़ी है ना, कुछ भी एक आयरन के कोई भी एक आइटम है जिसके ऊपर पेंट वेंट कुछ नहीं किया हुआ, एक आयरन का आइटम, उसको आप अभी है ना मानसून सीजन के अंदर या जब भी बारिश होती है उसको बाहर ले जाके रख दो, तो वहां पे क्या होने लग जाएगा, थोड़े टाइम बाद में कुछ 2-3 बारिश 1-2 बारिश लग जाएगी, उसके बाद में उसका क्या होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, रस्टिंग उसकी होनी शुरू हो जाएगी, रस्ट उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, जंग उस पर लगना शुरू हो जाएगा। क्या वर्ड यूज किया मैंने, रस्ट, है ना, जंग उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। जब उसकी रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर फेरस कंटेंट प्रेजेंट है ना, फेरस मिनरल्स है वहां पे, इस वजह से वो किस किस के कॉम्बिनेशन में, जो फेरस मिनरल, ऑक्सीजन और वाटर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वहां पे क्या होने शुरू हो जाती है, रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो हम यहाँ पे भी यही देख रहे हैं भाई, इस रॉक के अंदर कोई आयरन कंटेंट ज्यादा रहा होगा, उसकी प्रेजेंस में, है ना, उसकी प्रेजेंस में ही इसका कलर क्या हो गया, ऐसे रेडिश जैसा हमें ये दिखाई दे रहा है। यानी एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे वाटर, है ना, और प्लस ये जो रॉक का मिनरल है, ये रॉक मिनरल है, इनका कॉम्बिनेशन जो अब हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये कलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रॉक ब्रेक्स डाउन ड्यू टू डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अब ये जो ऐसे डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है ना, ये जो रॉक्स का हमें डिसइंटीग्रेशन यहाँ पूरा देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक्सफोलिएशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सफोलिएशन वगैरह ये सब प्रोसेस पैरेलल में हो रहे होते हैं। लेकिन एक चीज हमें समझनी है कि जो चीज हम मेजर इंपैक्ट देख रहे हैं उसी के नाम से हम उसको कह देंगे, सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिसका आ रहा होगा उसी को अभी हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, उसी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्यों चीज हुई, इन सबकी प्रेजेंस में हुई ऑक्सीजन, वाटर एंड रॉक मिनरल का कॉम्बिनेशन जो था, उसकी वजह से हमें ये इंपैक्ट देखने को मिला। ऑक्सीडेशन भी हमने अभी समझ लिया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी समझ लिया हमने यहाँ पे। तो हम जो बात कर रहे थे, ठीक है, इसी तरीके से एक रिडक्शन का प्रोसेस भी होगा, है ना, इसी तरीके से एक रिडक्शन का प्रोसेस भी होगा। जैसे ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वैसे ऑक्सीजन वहां से निकल जाए, सेपरेट हो जाए या हाइड्रोजन का काम हो, तो रिडक्शन वाला प्रोसेस भी होता है। तो सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये किसके प्रोसेस हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के। तो केमिकल वेदरिंग का मैं अगर आपको पूछूं कितने स्टेप्स होते हैं, है ना, या केमिकल वेदरिंग किस किस तरीके से हो सकती है, तो आप उसके अंदर कहेंगे एक सॉल्यूशन, एक कार्बोनेशन, एक हाइड्रेशन, एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इनकी वजह से आप कहेंगे केमिकल वेदरिंग हो सकती है। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर होगी। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।